हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग देखने वाले हैं केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट 2023-24। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा और इसे हम हाईलाइट के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूनियन बजट 2023-24 और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो पहले हम देखेंगे, फिर पढ़ेंगे बजट को और थोड़ा सा डिटेल में, और ये आसानी के साथ कवर अप हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज़ादी के अमृत काल का ये पहला बजट है, ध्यान रखना है। पूछ सकता है इस बात को कि आज़ादी के अमृत काल जो मनाया जा रहा है उसके तहत ये पहला बजट है जो केंद्र सरकार ने पेश किया है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का ये पांचवा बजट है। ये भी ध्यान रखना है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। आज़ादी के अमृत काल का ये पहला बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का ये फिफ्थ बजट है जो ये पेश कर रही हैं। और ऐसा करने वाली वो कौन सी जो है फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं, ये आप मुझे बताएंगे कि कौन से नंबर की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जिन्होंने 5 बार लगातार बजट पेश किया हो या 5 बार बजट पेश किया हो। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण बात आती है कि क्वेश्चन क्या बनेंगे इससे। तो आपसे पूछेगा ग्रोथ रेट यानी आर्थिक वृद्धि दर या जीडीपी की जो दर है वो कितना रहने का अनुमान रहेगा। तो 7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान रखना है आपको। सीधे पूछता है कि वर्तमान बजट के अनुसार 2023-24 बजट के अनुसार जीडीपी दर यानी जीडीपी रेट या फिर आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, तो आप बताएंगे 7% रहने का अनुमान है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। तो 2023-24 के लिए फिस्कल डेफिसिट का जो अनुमान लगाया गया है वो 5.9% अनुमान लगाया गया है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.9% रहेगा इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक चीज जो आपको पता होगी ना, बजट क्या होता है। बजट होता है आगामी जो एक वर्ष है, जो अब एक ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चलेगा, इसका अनुमान होता है बजट। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है दोस्तों वो होता है पिछले एक वर्ष का, जो पिछला वर्ष बीत गया है उसमें हमने क्या उपलब्धियां हासिल की, वो आर्थिक सर्वेक्षण होता है। और जो आने वाला एक साल है उसमें सरकार के क्या टारगेट हैं, सरकार क्या अचीव करना चाहती है, वो बजट होता है। तो अब यहाँ बात की ये अनुमान जो होगा कि इसका मतलब यही होगा कि आगामी जो साल होगा उसमें हम कितना एस्टिमेट रखें, क्या हम माने। तो जीडीपी दर यानी आर्थिक वृद्धि की दर है 7% सरकार के अकॉर्डिंग, और फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जो है इसके रहने का अनुमान है 5.9%। और यहाँ सरकार ने ये भी बताया बजट में, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जो राजकोषीय घाटा 2022-23 के लिए है वो संशोधित जो है वो 6.4% रहा है। ठीक है, ये अभी हम आगे देखेंगे जब स्लाइड देखेंगे, मेन स्लाइड जो सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट से शेयर की जाती है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख हो गई है, ये ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1.97 लाख। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपसे मैंने बताया आर्थिक वृद्धि दर 7%, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट 5.9% और पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए। अब महत्वपूर्ण एक और बात है, बजट में सरकार ने 7 प्राथमिकताएं चुनी हैं, 7 प्राथमिकताओं की बात की है। ये रट के जाना है आपको एग्जाम के लिए, 7 प्राथमिकताएं। इन 7 प्राथमिकताओं को सप्त ऋषि के नाम से भी बोला गया है। तो या तो सप्त ऋषि कह दो इनको या 7 प्राथमिकताएं कह दो, बट आप जो है 7 प्रायोरिटीज ही कहेंगे, 7 प्राथमिकताएं ही कहेंगे। इनमें सबसे पहला है समावेशी विकास, दूसरा है वंचितों को वरीयता, तीसरा है बुनियादी ढांचे का और निवेश, चौथा है क्षमता का विस्तार, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। याद रखना है कौन कौन सी 7 प्राथमिकताएं हैं। समावेशी विकास यानी जो है जो इंक्लूजन की यहाँ बात की गई है, सबका जो है विकास, समावेशी विकास होना चाहिए। जो वंचित हैं उनको वरीयता दी जाएगी। बुनियादी ढांचे यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको मजबूत किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसमें निवेश होगा। क्षमता का विस्तार होगा, जो हमारी क्षमताएं हैं, भारत की क्षमताएं हैं, उनको विस्तृत किया जाएगा। हरित विकास किया जाएगा, यानी ग्रीन डेवलपमेंट के तरफ गवर्नमेंट का जो है फोकस है। युवा शक्ति की तरफ फोकस है, चाहे तो वो स्किल्स डेवलपमेंट की बात हो, चाहे तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, अभी हम आगे देखेंगे। और वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर को भी यहाँ पे जो है प्रोमोट किया गया है। तो ये 7 जो सेक्टर हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, 7 प्राथमिकताएं ध्यान रखना है, नाम याद होने चाहिए। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा, निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इस जो 7 प्राथमिकताएं हैं, इन सब में भी जो है वंचितों को जो वरीयता, जो नंबर 2 वाली जो है, ये और इसको सबसे ज्यादा जो है सरकार की प्राथमिकता है। यानी कि 7 प्राथमिकताएं तो हैं ही, इन 7 प्राथमिकताओं में भी जो सबसे प्राथमिक है वो है वंचितों को वरीयता। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें है, केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये मैं आपको हाईलाइट क्यों बताता हूं, ताकि बजट का जो आंकड़े होते हैं वो बहुत बोझिल होते हैं, वो बहुत बोरियत करते हैं। इसलिए मैं पहले ही आपको हाईलाइट बता देता हूं, जब हम बजट पढ़ेंगे तो आप फिर आसानी से समझ पाते हैं। ये क्रैक नाउ स्पेशल तरीका मैं पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूं और आपको ये पसंद भी आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हमने बात की कि ये जो है एक प्रायोरिटी है केंद्र सरकार की, तो उस पे जो है पूंजीगत व्यय यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें कितनी ग्रोथ देखी गई है इस बजट में? 33% की ग्रोथ है, जो 10 लाख करोड़ अमाउंट हो गया है। 33% की ग्रोथ के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट कर दिया है। और ये जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 3.3%। पूछ लेगा कि जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, वो पूरे जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 3.3% है। अमाउंट पूछे तो 10 लाख करोड़ रुपए है, ग्रोथ पूछे तो 33% का इसमें टोटल ग्रोथ है। वहीं अगर रेलवे सेक्टर के लिए बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यानी वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे पर जो है 2.40 लाख करोड़ रुपए का ये लोग खर्च करने वाले हैं। और अगर आप इसको 2014 से कंपेयर करें, यानी जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय से अगर इसको कंपेयर करें तो 9 गुना ज़्यादा है ये रेलवे पर जो खर्चा किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूँ, ये बजट में ही ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो बजट में जो बोला गया वही मैं आपको बता रहा हूं। तो रेलवे सेक्टर पे जो है इन्होंने खर्च किया 2.40 लाख करोड़ रुपीस, और ये 2.40 लाख करोड़ कब के लिए है? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, जिसका हम बजट पढ़ रहे हैं। और अगर इस 2.40 लाख को आप कंपेयर करते हो 2013-14 से, तो उसका ये 9 गुना हो जाता है, ऐसा कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्कीम होती है पीएम आवास योजना। इस पे खर्च बढ़ा के कर दिया गया 66% जो है इस पे बढ़ाया गया है, और 79,000 करोड़ रुपीस कर दिए हैं पीएम आवास योजना पे। तो जहां ये आपको दिख रहा है ना 66% की ग्रोथ, 33% की ग्रोथ, 9 गुना ग्रोथ, ये जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं और हाईलाइट भी किया हुआ है। तो पीएम आवास योजना 79,000 करोड़ और वंचितों के लिए प्रायोरिटी रखी गई ही है, तो वहीं इसमें ये आ जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट बनेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपने। और उसी के साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा कि सरकार जो है पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप योजना शुरू करेगी, और इसके तहत मत्स्य पालन में शामिल लोगों को सक्षम करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम ये रहने वाली है इस पूरे साल के लिए। इससे क्वेश्चन अब बनेंगे। नया है ये, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, अगर महिलाएं 2 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डालती हैं इस स्कीम के तहत, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत, तो उनको 7.5% का ब्याज मिलेगा, विच इज़ वेरी हाई। 7.5% का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और ये मिलेगा विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना आपको याद रखना है। वहीं पीवी
पीवीटीजीज जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो आप जानते हो संवेदनशील ग्रुप हैं, पीवीटीजी के विकास मिशन के तहत आदिवासियों के लिए सुविधाओं को निर्माण किया जाएगा और घर, पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क, टेलीकॉम कनेक्शन मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ देंगे, ऐसा वादा किया गया है पीवीटीजीज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और 740 जो मॉडल एकलव्य स्कूल हैं उनके लिए 38,800 शिक्षक और स्टाफ की भर्ती की जाएगी। ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल है इनका पिछले बजट में जिक्र किया गया था और अब फिर से बोला गया है कि 38,800 शिक्षक और स्टाफ की भर्ती भी होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को शुरू किया जाएगा। तो कौशल विकास योजना चल रही थी, उसी का 4.0 मिशन शुरू किया जा रहा है। ये लगातार रिपीट होती रहती है, 2.0, 3.0, अब 4.0 के नाम से आई है और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेंटर खोले जाएंगे, ऐसा कहा गया है। हेल्थ के क्षेत्र में शिक्षा और कौशल के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ऐसा कहा गया है। और 2014 के बाद से 57 मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोले हैं, ऐसा ये बता रही थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एमएसएमई सेक्टर के लिए कर्ज फंड में 9,000 करोड़ दिए जाएंगे, 9,000 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ का कर्ज उपलब्ध होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए 9,000 करोड़ दिए जाएंगे। टोटल जो है 2 लाख करोड़ रुपए का इसमें कर्ज भी प्रोवाइड किया जाएगा। कोविड के समय एमएसएमई के डिफॉल्ट का 95% सरकार देगी, जो कोविड के समय पे हुआ था डिफॉल्ट एमएसएमई का, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट लोग पे नहीं कर पाए पैसा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत ही खुशखबरी है। 9 लाख सालाना इनकम पर सिर्फ 45,000 का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये टैक्स में 25% की कमी है और 9 से 12 लाख सालाना इनकम पर सिर्फ 1.5 लाख का टैक्स देना पड़ेगा, इसमें भी 20% की कमी हुई है। सैलरीड और पेंशन धारकों के लिए नए सिस्टम में 15.5 लाख या उससे ज़्यादा आय वालों के डिडक्शन में 52,500 रुपये का फायदा होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टैक्स स्लैब दिखाऊंगा आगे। पर्सनल आयकर जो डायरेक्ट इनकम टैक्स जो लोग पे करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, तो पर इनकम टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है। नए टैक्स सिस्टम में 37% से सरचार्ज घटाकर 25% कर दिया गया है और इससे अधिकतम आयकर की जो दर है वो 39% जो है कर दी गई है। गैर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं यानी जो प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट पर जो लीव एनकैशमेंट पर जो टैक्स छूट है वो 25 लाख तक कर दी गई है। नया टैक्स सिस्टम ही डिफॉल्ट सिस्टम होगा, ऐसा इन्होंने कहा। नया टैक्स सिस्टम जो है वो ये है कि नए सिस्टम में 0 से 3 लाख तक 0% का जो है टैक्स है, 3 से 6 लाख वालों को 5% देना होगा और इसमें भी छूट मिल जाएगी। तो ऐसा बोला गया है कि ऑलमोस्ट 7 लाख से कुछ नहीं देना पड़ेगा। बट जो नया सिस्टम है वही अब आपको ये ध्यान रखना है, स्लैब है ये टैक्स स्लैब। तो 0 से 3 लाख 0%, 3 से 6 लाख को 5%, 6 से 9 लाख को 10%, 9 से 12 लाख को 15%, 12 से 15 लाख को 20% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% जो है टैक्स पेएबल होगा। तो ये ध्यान रखना है, स्लैब याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट स्लैब है और स्लैब से यूपीएससी में मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट पीसीएस में भी बनने की संभावना रहेगी क्योंकि बहुत डिफिकल्टी है, नहीं होता है स्लैब याद करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 0 से 3 लाख पे 0% टैक्स, 3 से 6 लाख वालों को 5% टैक्स देना पड़ेगा और 6 से 9 लाख वालों को 10% टैक्स देना पड़ेगा, 9 से 12 लाख वालों को 15% टैक्स देना पड़ेगा, 12 से 15 लाख वालों को 20% और जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनको 30% टैक्स देना होता है। अब आ जाते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या किया गया है। तो सेविंग स्कीम में अधिकतम जमा 15 लाख के बजाय अब 30 लाख कर दी गई है सेविंग स्कीम्स में, ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन्स के लिए। और जो मासिक सिंगल खाता होता है मंथली, उसमें 4 लाख के बजाय 9 लाख जमा कर पाएंगे सीनियर सिटीजन्स। और मासिक जॉइंट खाता में, ये सिंगल खाता मतलब उनका इंडिविजुअल जो अकाउंट है और जॉइंट खाता जिसमें पेयर अकाउंट होता है उसमें 15 लाख जॉइंट अकाउंट में जमा कर पाएंगे 9 लाख के बजाय। इसमें कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से।
सस्ते क्या हो जाएंगे, महंगी क्या चीज़ें हो जाएंगी, तो खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते हो जाएंगे, कुछ मोबाइल फ़ोन और कैमरे के लेंस सस्ते हो जाएंगे। महंगी हो जाएंगी विदेश से आने वाली चांदी की चीज़ें महंगी होंगी, देसी किचन चिमनीस महंगी हो जाएंगी, सिगरेट महंगी हो जाएगी। और यहाँ सिगरेट पे जो है एक आकस्मिक टैक्स लगाया गया है बेसिकली। अब हम बजट का सार पढ़ेंगे और फिर बजट में एंटर कर जाएंगे। तो बजट सार में जो है सारी बातें कही गई हैं, उनको दर्शाया गया है। ये सब पहले वाले पेज पे, इसको समझने के पढ़ने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ अगर आप देखें, मैं इसको बीच में कर देता हूँ, मैं वहीं ले आता हूँ, नहीं तो पता चलेगा आपको पीडीएफ में दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ नंबर 4 देखिए, संशोधित अनुमान 2022-23 में कुल व्यय जो हुआ 41,87,232 करोड़ का हुआ है, यानी 41,87,232 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया। ये है 2022-23 का रिवाइज्ड एस्टीमेट, जिसको संशोधित अनुमान कहते हैं। तो पूछ ले आपसे तो आप बता दीजिएगा कि 2022-23 में कुल व्यय जो हुआ, जो संशोधित अनुमान है, वो 41,87,232 करोड़ का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक से 3,93,431 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, वहीं संशोधित अनुमान 2022-23 कुल पूंजीगत व्यय कितना हुआ था, तो 7,28,274 करोड़ का अनुमान है। ये रिवाइज्ड एस्टीमेट है लास्ट ईयर का। ठीक है, अब आ जाते हैं इस ईयर पे, 5 जो बजट अनुमान जो हम एस्टीमेट की बात करेंगे 2023-24 के लिए। तो कुल व्यय कितना रखा गया है, रट लो इस अमाउंट को, 45,03,097 करोड़। ठीक है, 45,03,097 करोड़ रुपए का जो है अनुमान लगाया गया है। रट लीजिए, रट लिया आपने, 45,03,097 करोड़ रुपए टोटल बजट है इतने का। अब आगे आते हैं कि कुल पूंजीगत व्यय कितना है, तो 45,03,97 में से पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप निकालोगे तो वो कितना हो जाता है, 10,09,61 करोड़। ठीक है, 10 लाख करोड़ के आसपास है, 961 भी है टू बी एग्जैक्ट। अगर आप याद रखें, पूछा जाता है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में सीधे सीधे, तो 10,09,61 करोड़ जो रुपए है वो है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। और 2023-24 में अवसंरचना विकास में निवेश आर्थिक विकास को बढ़ावा के लिए केंद्र सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी यही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये दिखा रहा है कि सरकार किस तरह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहती है। और ये कितनी ग्रोथ है इसमें, 37.4% की वृद्धि हुई है। अगर हम बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय का अनुमान करें तो ये हो जाएगा 13,70,949 करोड़। ठीक है, तो ये और ये वृद्धि कितने की दर्शाता है संशोधित अनुमान के कंपैरिजन में, 30.1% की। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ हाईलाइट में भी। अगर हम बजट अनुमान 2023-24 में राज्य के हिस्से के वितरण की बात करें कि स्टेट्स को कितना दिया गया है, तो ये 17,97,537 करोड़ है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, केंद्रीय प्रत्योजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जो है वो दी गई है 17,97,537 करोड़। ठीक है, और ये 2021-22 से अगर आप इसकी तुलना करो तो 1,43,056 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि है जो राज्यों को दिया जाएगा, 17,97,537 करोड़। अभी इसको हम स्लाइड में देखेंगे। अब पहले उससे देख लेते हैं कि रुपीज कम्स, रुपया आता कहाँ से है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है बजट में स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। बेसिकली ये तो यूपीएससी में भी बनता है क्वेश्चन कि रुपया कहाँ से आ रहा है, यानी सरकार को धन कहाँ से प्राप्ति हो रही है। तो सबसे ज्यादा आप कहाँ देखेंगे, उधार और अन्य देयताओं पे। 1 रुपया हम मान रहे हैं कि 1 रुपीज का अगर टोटल सरकार जो है ले रही है 1 रुपीज, ठीक है, डॉलर नहीं दिखाएंगे 1 रुपीज दिखाएंगे, तो 1 रुपीज अगर सरकार के पास आ रहा है, ठीक है, तो उसमें 34 पैसे जो आ रहे हैं बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आ रहे हैं। तो उधार और अन्य देयताएं सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा उधार उठा रही है सरकार मार्केट से, तो पहले नंबर पे ये हो जाता है। उसके बाद ये हमेशा से 2 बार से हम देख रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखना है 17 पैसा यहाँ से आ रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आयकर और निगम कर दोनों बराबर ही हैं, 3 इनको हम दोनों को बोल सकते हैं।
इनकम टैक्स भी 15 पैसा है, कॉरपोरेशन टैक्स यानी कॉरपोरेट टैक्स जो है निगम कर भी 15 पैसा है। तो बस 3 ही आपको याद रखने हैं और इससे आपका काम हो जाएगा। अगर आप और भी जाने तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी है जो 4th पे आता है, बट मेरे हिसाब से आप 3 याद रखिए कि सबसे ज़्यादा उधार से मिल रहा है, फिर जीएसटी से मिल रहा है, फिर आयकर और निगम कर से मिल रहा है, जो दोनों ही सिमिलर हैं 15 पैसे के साथ। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसको यूनियन एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, 4थे नंबर पे ये आएगा। रट लो, उधार, जीएसटी, निगम कर, आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरे हिसाब से 3 ही याद रखिए, उधार, जीएसटी और आयकर और निगम कर। ठीक है, ये रुपीज कम्स। एंड अब देखेंगे कि सरकार खर्चा कहाँ कर रही है, सरकार का धन जा कहाँ रहा है, रुपीज गोज। ठीक है, रुपीज 10 गोज टू, रुपीज 10 गो टू, ऐसे हो जाएगा। इंग्लिश में हाथ तंग हो गया है माफ की, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, तो रुपीज गोज ये कहाँ है, रुपया कहाँ जा रहा है। तो देखिए, हमने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा सरकार क्या ले रही है, उधार ले रही है। तो सबसे ज़्यादा सरकार ब्याज भी पे करेगी, तो ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा जा रहा है 20 पैसे। ठीक है, तो हमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा अगर हमने पैसा उधार लिया है तो सबसे ज़्यादा हम ब्याज भी देंगे, पहले नंबर पे यही हो गया। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, तो दूसरे पे हमने क्या देखा था, जीएसटी। अब जीएसटी में तो भाई राज्यों का भी हिस्सा होता है, तो दूसरे नंबर पे सरकार देगी राज्यों को। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका सेंट्रल सेक्टर की स्कीम। ठीक है, ध्यान रखना है, जो सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो चलाती है, तीसरे नंबर पे खर्चा उसमें होगा। और ध्यान रखना है, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं होता है, यानी कि इसमें डिफेंस और जो सब्सिडी होती हैं उनको हटा के ये खर्चा दिखाया जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। और इसमें भी आप 3 ही याद रखेंगे, उतने से आपका काम बन जाएगा। पहले पे इंटरेस्ट पेमेंट्स यानी ब्याज अदायगी रहेगा, दूसरे पे स्टेट का शेयर ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज हो जाएगा दूसरा, यानी कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। तीसरे पे हो जाएगा सेंट्रल सेंटर स्कीम यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। आप कहें कि नहीं सर हमें तो और जानना है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, 4th पे यानी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, और वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण भी हैं जो फाइनेंस कमीशन की जो होती है। तो ये 4 पे 2 हो जाते हैं। पर फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप याद रखिए ब्याज अदायगी पहले पे, और केंद्रीय ये करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा दूसरे पे, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं इसमें तीसरा। ठीक है, और पहले दूसरे तीसरे से आपका क्वेश्चन वहां बन जाता है। अब आप देख लिए बजट की रूपरेखा, तो बजट का अमाउंट मैंने आपको बता दिया 45 लाख करोड़ है। और वहीं ये बजट का साइड के साथ साथ इधर आप देखेंगे कि रिसीविंग कहाँ से है, यानी सबसे ज़्यादा आ कहाँ से रहा है, और इधर देखेंगे खर्चा कहाँ हो रहा है। तो वही स्कीम एक्सपेंडिचर पे 19 लाख, ठीक है, यहाँ 25 लाख ट्रांसफ़र और इस्टेब्लिशमेंट पे। तो ये पूरा आप देखना चाहें तो मैं इसका पीडीएफ आपको क्रैक नाउ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको बता रहा था। अब महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि सरकार की प्राप्तियां कहाँ से हो रही हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कर राजस्व और सकल कर राजस्व में सरकार को प्राप्ति हो रही है 33,60,858 करोड़ की। ये अनुमान है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कर राजस्व में यानी टैक्स रेवेन्यू में, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें 2023-24 के लिए, तो 33,60,858 करोड़ रुपीस का जो है यहाँ पे प्राप्ति हो रही है। अगर हम इस टोटल प्राप्ति को देखें तो ये हो जाता है 45,14,884 करोड़ रुपए। ये हम कुल प्राप्तियां देख रहे हैं। इसमें अगर कुल राजस्व प्राप्ति अब देखोगे, ठीक है, यानी टोटल रेवेन्यू रिसिट देखोगे तो 26,32,281 आता है। ठीक है, अगर आप इसमें पूंजीगत प्राप्तियां देखोगे यानी कैपिटल जो है रिसिट भी देखोगे, तो कैपिटल रिसिट होती हैं 18,82,000। ठीक है, 18,82,603, ये आप देख पा रहे हो। तो कर राजस्व प्राप्ति आपसे अलग पूछता है, 26,32,281 बता देना है। और पूंजीगत प्राप्ति आपसे अलग पूछता है, तो 18,82,603 करोड़ बता देना है। टोटल पूछता है आपसे प्राप्तियां, तो 45,14,884 करोड़ रुपीस आपको बता देना है। ठीक है, कर भिन्न राजस्व इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, ये हो जाता है 3,01,600
50। ठीक है, तो इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछने वाला है। ये बस आपको प्राप्तियां जरूर याद रखनी है कौन कौन सी। टोटल आपको राजस्व प्राप्तियां जिनको रेवेन्यू रेसिट बोलते हैं 26,32,281। और आपसे पूछेगा पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा 18,82,603। टोटल पूछेगा, इन दोनों को मैथ मिला भी दोगे तो भी बन जाएगा 45,14,884 करोड़ रुपए। ये हम प्राप्तियां पढ़ रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि कल कर प्राप्तियों में रुझान क्या है। तो हम देख रहे थे डायरेक्ट टैक्सेस यानी जो प्रत्यक्ष कर है वो 6% आप यहाँ पे देख पाएंगे। टोटल कितना मिल रहा है हमको, 11.1% जो है मिल रहा है। ये कर प्राप्तियों में रुझान हमारा कितना है, तो जीडीपी का 11.1 दशमलव हमको जो है टैक्स रिसिट प्राप्त हो रही है, जीडीपी का 11.1% के बराबर। और इसमें डायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 6%। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 5.1%। और दोनों मिला के 11.1% हो जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भारत में जो टैक्स रिसिट हैं, जो भारत की प्राप्तियां हैं, कर प्राप्तियां, उनमें प्रत्यक्ष कर का हिस्सेदारी ज़्यादा है, 6% है। और वहीं इनडायरेक्ट की 5.1% है। ठीक है, और ये ट्रेंड हमेशा ज़्यादा रहा है कि अगर आप इस वाले को छोड़ दें, 2020-21 वाले को छोड़ दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सब में जो है डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा रहे हैं। बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो पाएंगे। चलिए, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। केंद्र की निवल प्राप्तियां अगर आप देखें, हमने अभी तो देखा, पीछे क्या देखा, हमने देखा कि कर प्राप्तियां। अब हम देखेंगे निवल प्राप्तियां यानी ट्रेंड इन नेट रेसिट। तो नेट रेसिट में आप क्या देख पाएंगे यहाँ पे, तो नॉन डेट कैपिटल रेसिट है 0.8, नॉन टैक्स रेवेन्यू है 3% और नेट सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू है 25.3। और ये टोटल इन लाख रुपीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है। केंद्र की निवल प्राप्तियां कहाँ से हो रही हैं, तो सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू है, सेंटर का जो नेट बन रहा है वो 23.3 लाख करोड़ बन रहा है टैक्स से, कर से। ठीक है, नेट की यहाँ पे बात हो रही है। जब सरकार ने राज्यों को दे दिया है उसके बाद जो उनके पास बच रहा है केंद्र सरकार के पास, तो 23.3 लाख करोड़ बच रहा है इनके पास टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू बच रहा है 3 लाख करोड़। और नॉन डेट कैपिटल रिसिट बन रही है 0.8 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये आपसे पूछेगा नहीं, मैं आपकी समझ के लिए सिर्फ बता रहा हूं। भारत सरकार का व्यय, अब हमने देख लिया कि भाई प्राप्तियां, तो व्यय कितना हो रहा है, तो 45,03,097, जो कि टोटल बजट भी है 45,03,097 करोड़ रुपीस। ये टोटल सरकार का इस बार का बजट का एस्टीमेट है। और यही जो है कुल जोड़ हो जाता है, ध्यान रखना है, जिसमें ये सरकार ने सारा दिया हुआ है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में इतना खर्च होगा। वित्त आयोग के अनुमान के हिसाब से 16,54,, ये कितना हो जाएगा, 1,65,480 करोड़ हो जाएगा। तो ये आपको अमाउंट यहाँ ध्यान रखना है, टोटल ध्यान रखना है। बेसिकली भारत सरकार का व्यय कितना है इस साल के लिए, 2023-24 के लिए, तो 45,03,097 करोड़ रुपए। व्यय की संरचना अगर आप देखेंगे तो व्यय की संरचना में आप पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल ने जो केंद्र की जो स्कीम चल रही हैं उनमें, जिसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय योजनाओं में। ठीक है, अगर हम नीचे से ही बात करना शुरू करें तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद आप देखेंगे सेंटर की स्कीम है 14.68। फिर ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर ये है सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड, ये है अदर देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ये है स्पॉन्सर्ड। उसके बाद ये है फाइनेंस कमीशन का, और ये है अदर ग्रांट्स और लोन, ये लाख रुपीस में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इतना आप ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति इस बार कितनी है, 13.7 लाख करोड़। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10 लाख करोड़ के आसपास, जो हम देख चुके हैं। और एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन होगा वो होगा 3.7 लाख करोड़ रुपीस से। तो 10 लाख करोड़ किस लिए बन रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत जो है खर्च किया जा रहा है। इतना टोटल एस्टिमेट कितना है, 13.7 लाख करोड़ का है, ध्यान रखना है। ये सब मैं बता चुका हूँ हाईलाइट में आपको, बस आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें ताकि आपको कॉन्फिडेंस बन जाए।
ठीक है। पेंशन कई बार आपसे पूछ लेता है कि सरकार किस सेक्टर में कितना खर्च कर रही है, मतलब कुछ स्कीम्स पे स्पेशली पूछता है कुछ सेक्टर्स में। तो प्रमुख मदों में अगर आप रक्षा में देखना चाहें, डिफेंस में खर्च कर रही है सरकार, ये कितना है, 4,32,720 करोड़ रुपए, ठीक है, रक्षा पे। तो 4,32,720 करोड़ रुपीज सरकार खर्च कर रही है डिफेंस पे, है ना। उसके बाद अगर आप सब्सिडी में देखें, जो कि बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा, तो सब्सिडी में सरकार का खर्चा जो है, अगर आप उर्वरक सब्सिडी पे यानी फर्टिलाइजर पे देखें तो 1,75,100 करोड़, खाद्य पे देखें यानी फूड सब्सिडी पे देखें तो 1,97,350 करोड़, और पेट्रोलियम सब्सिडी पे देखें तो 2,257 यानी 2,257 2,257 2,257 करोड़। तो सबसे ज़्यादा जो है सब्सिडी में पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है दोस्तों, खाद्य सब्सिडी पे हो रहा है, यानी फूड सब्सिडी पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1,97,350 यानी 1,97,350, ठीक है, करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो खाद्य सब्सिडी पे हो रहे हैं। 1,75,100 करोड़ रुपए उर्वरक पे हो रहे हैं, और 2,257 करोड़ रुपए पेट्रोलियम सब्सिडी पे खर्च हो रहे हैं। वहीं कृषि और संबद्ध कार्यकलाप किसानों को छोड़कर आप देखें तो इस पे यहाँ हो रहा है 84,214 है। अगर आप शिक्षा पे देखना चाहें तो शिक्षा यानी एडुकेशन पे, तो एडुकेशन पे हो रहा है 1,12,899 करोड़ रुपीस, ठीक है, 1,12,899 करोड़ रुपीस। एनर्जी पे आप देखेंगे तो एनर्जी पे आ रहा है 94,915 करोड़। एक्सटर्नल अफेयर छोड़ दीजिए, फाइनेंस पे आप देखें तो 13,576 करोड़। तो इसमें आपको एडुकेशन शिक्षा को याद रखना है, एनर्जी को याद रखना है यानी ऊर्जा को, सब्सिडी को याद रखना है, डिफेंस को याद रखना है, और कृषि सेक्टर को आप याद रखना चाहे रख सकते हैं, बट आपको शिक्षा, ऊर्जा और आपको रक्षा और सब्सिडी याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। यही वही व्यय की संरचना दिखाई गई है आपको, जो सरकार का टोटल शेयर आ रहा था, तो ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, यहाँ डिफेंस में देखो, फिर ट्रांसपोर्ट में देखो, यहाँ सबसे ज़्यादा जा रहा है, सब्सिडी में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। ये आपको ट्रांसफ़र टू स्टेट में भी काफ़ी पैसा जा रहा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में और पेंशन में भी जा रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार काफ़ी खर्च कर रही है, ठीक है। तो ये टोटल दिखाया कि सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पैसा दे रही है सरकार, ये भी आपको पीडीएफ में मैं दे दूंगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, घाटे संबंधी आंकड़े यानी डिफिसिट स्टैटिक्स पूछा जाता है क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, राजकोषीय घाटा। तो 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा मैं आपको बताया था हाईलाइट में 5.9% है। अगर आप इसको अमाउंट में देखेंगे तो ये कितना होता है, 17,86,816 यानी 17,86,816 करोड़, ठीक है, रुपीस जो है 17 लाख कितना है ये, एक मिनट, हाँ, 17,86,816 यानी 17,86,816 करोड़ रुपीस जो है, तो ये कितना देख रहे हैं, 17 लाख करोड़ रुपए जो है राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट है, और ये टोटल जीडीपी का 5.9% बनता है, ये है फिस्कल डेफिसिट। इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप संशोधित अनुमान देखो 2022-23 के, मैंने आपको बताया था हाईलाइट में 6.4% बनता है, और इस बार जो है राजकोषीय घाटा कम करने की इनकी कोशिश है, 5.9 तक ये ले जाने की मूड में है, जहां की पिछला 2022-23 का 6.4 था। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल डेफिसिट 5.9, ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट 2.9 है, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7 है, प्राथमिक घाटा 2.3 है। तो ये नहीं पूछता है, ज़्यादातर पूछता है सिर्फ ये वाला 5.9 याद रखना है फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। उसके बाद ये वित्त को जो वित्तीय राजकोषीय घाटे के स्रोत क्या है, यानी जो सरकार को जो घाटा हो रहा है उसकी प्राप्ति कहाँ से करेगी,
तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भैया बाजार से उधार ले रही है, अल्प बचतों की तुलना में प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज ले रही है, स्टेट प्रोविडेंट फंड से इनको प्राप्ति होगी, एक्सटर्नल डेप्ट से इनको प्राप्ति होगी। जो ये जो फिस्कल डिफिसिट आ रहा है, जो इतना राजकोषीय घाटा हमने देखा 17,86,816 करोड़, तो उसकी प्राप्ति सरकार कहाँ से कर रही है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। और ये यहाँ पे सरकार ने पूरा कर लिया है, दिखा दिया है कि हाँ भाई हम 17,98,603 करोड़ रुपीस का जो है एस्टीमेट बना लेंगे। उसमें हम बाजार से उधार लेंगे कितना, तो 12,30,911 करोड़। सिक्योरिटी जो स्मॉल सेविंग्स की सिक्योरिटी से हम लेंगे 4,71,316 करोड़। राज्य की जो भविष्य निधियां यानी प्रोविडेंट फंड जो होता है उससे आएगा 20,000 करोड़। उसके बाद अदर रिसिप्ट्स आएंगी हमारे पास, जो डेट वगैरह है, पब्लिक अकाउंट है, उसमें 54,258 करोड़। वैसे ही एक्सटर्नल ऋण लेंगे, विदेशी ऋण लेगी सरकार 22,118 करोड़ का। और इस तरह ये इसको बैलेंस कर देंगे 1,78,000 मतलब ये, और ये इसमें से नगद शेष में आहरण द्वारा कमी भी हो जाएगी, जो है डाउन ऑफ कैश बैलेंस कहा जाता है इसको, 11,787 इसमें चला जाएगा। और जितना इनका जो डिफिसिट था, ये स्रोत इनका ऐसे बन के आ जाएगा। ठीक है, वित्तीय राजकोषीय घाटे के स्रोत क्या क्या हैं, ये ऐसे दिखा रहा है कि कैसे इनका जो है राजकोषीय घाटे का स्रोत बन के तैयार हुआ है। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फिस्कल डिफिसिट। चलिए अब है घाटे की प्रवृत्तियां। तो डेफिसिट ट्रेंड्स आप देखें कि कैसे कैसे ये है जो है बना है। तो ये 5.9 है इस बार के लिए, ठीक है, जो कि पिछली बार 6.4 बताया गया है। ये कौन सा हो गया आपका, फिस्कल डिफिसिट हो गया। अगर आप रेवेन्यू डिफिसिट यानी राजस्व घाटा देखें, जो 2.9 इस बार एस्टिमेट किया गया है, पिछली बार 4.1 था। अगर आप प्रभावी राजस्व घाटा देखें तो 2.3 है, जो कि पिछली बार 3 था। अगर आप प्राथमिक घाटा देखें 1.7 है, जो कि पिछली बार 2.9 था। तो आपको ये याद रखने होते हैं बेसिकली, इनको आप याद कर लीजिए। राजकोषीय घाटा, ठीक है, ये राजस्व घाटा, ये हो गया प्रभावी राजस्व घाटा, और ये हो गया प्राथमिक घाटा। तो ये घाटे की प्रवृत्तियां हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। घाटा वित्त पोषण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो जो मैंने ये घाटा वित्त पोषण के स्रोत आपको बताए, वित्त या राजस्व घाटे के स्रोत ये थे। और ठीक है, घाटा वित्त पोषण के स्रोत ये हैं कि कैसे ये स्मॉल सेविंग्स से लेंगे, क्या क्या ये करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण कितना कर रहा है, तो ये इस बार यूटी और स्टेट को जो है देंगे 18,63,000 करोड़। ध्यान रखना है कि टोटल ट्रांसफर हो रहा है स्टेट और यूटीज को 18,63,000 करोड़ रुपीस। ये 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। पिछली बार कितना था, 17,11,000 करोड़, इस बार है 18,63,000 करोड़। ठीक है, अब इसमें अगर आप और डीप जाना चाहो कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण की संरचना कैसे है, तो आप यहाँ पे देखेंगे फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1.65 है। स्कीम रिलेटेड एंड अदर ट्रांसफर है 6.76 हैं। और जो डिवॉल्यूशन ये हुआ आपका डिवॉल्यूशन, उसके लिए सरकार दे रही है 10,21,000 करोड़। तो 10,21,000 करोड़ हो गया डिवॉल्यूशन की वजह से। और स्कीम रिलेटेड एंड अदर ट्रांसफर हो गए 6 लाख, तो 10 6 16 और 1 17। और उसके बाद 1,65,000 हो गया फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट्स हैं, तो ये हो गया 18। ठीक है, और इस तरह ये 18 लाख करोड़ से ऊपर हो जाता है। तो ये दिखा दिया मैंने आपको। ये यहीं पे वीडियो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए। पीडीएफ के लिए आप जाइए टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ से आपको इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो भी मैं बनाऊंगा इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।